हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। ये कक्षा 8 यानी कि क्लास 8 SCERT की बुक है जो कि यूपी के स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। जूनियर एडेड, सुपर टेट, यूपी टेट कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन और पेपर का जो सिलेबस है वो आपको इन बुक से आसानी से मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। विद्युत धारा के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा रिवीजन, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी चीज़ें आपको इन चैप्टर से मिलने वाली हैं। काफ़ी सारी जानकारी आपको इन बुक से मिलने वाली है। तो चलिए, विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप है, एनर्जी ही है, और दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। आज के टाइम में हम विद्युत के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हर छोटी से बड़ी मशीनें विद्युत पर ही चलती हैं, विद्युत से ही चलती हैं। विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हर मशीन को चलाने के लिए होती है। और आप देखोगे आज के घरों में हर चीज़ के लिए विद्युत की ज़रूरत है, चाहे वो AC हो, TV हो, फ्रिज हो, कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें विद्युत से ही चलती हैं। हम जानते हैं कि किसी चालक को घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। किसी वस्तु के धन आवेशित होने का अर्थ है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋण आवेशित होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो बिल्कुल उल्टा होता है। धन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऋण पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आवेशित होंगे, प्रवाह होंगे विद्युत धारा में। तो जब धन आवेशित चालक को ऋण आवेशित चालक के तार द्वारा जोड़ा जाता है तो ऋण आवेशित चालक से इलेक्ट्रॉन धन आवेशित चालक पर जाने लगते हैं। तो ऋण की तरफ से जा रहे हैं धन की ओर, तो ऋण मतलब नेगेटिव। तो ऋण में से घटित रहे हैं और किसकी ओर बढ़ रहे हैं? धन की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि धनात्मक में इलेक्ट्रॉन कम होंगे और ऋणात्मक में ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वहाँ से घटते जाते हैं, और धन आवेश में कम होते हैं, इसलिए धन बढ़ते जाते हैं। क्लियर? वैज्ञानिकों ने विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत अथवा धन आवेश के चलने की दिशा में माना है। विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा का SI जो है मात्रक क्या है? एम्पियर है। चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को Q कहा जाता है, और विद्युत आवेश में प्रवाह के कितने समय वह प्रवाह हो रही है, कितने समय में विद्युत जा रही है, तो इसको हम T यानी कि टाइम से दर्शाते हैं। लर्नर्स, अब आप अनअकैडमी पर जुड़कर आप अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF नोट्स, रेगुलर डाउट लिंक सेशन आपको अनअकैडमी पर प्रोवाइड किए जाते हैं। आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं जो अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस है, फ्री टेस्ट सीरीज और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो आपको बता दूं, अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं या TET की तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्द ही सब्सक्राइब करके प्लस के साथ जुड़ लें, क्योंकि जल्द ही CTET का जो बैच कोर्स है या TET का जो बैच कोर्स है उसके सब्सक्रिप्शन के प्राइस अब बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने की तो जल्द ही कर लें, और 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं रेफरल कोड प्रतीक्षा TET यूज़ करके। इसी के साथ साथ DSSB, KBS, सुपर टेट, NBS, APS की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप सब्सक्रिप्शन ले लें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट तो मिले ही, साथ में जो प्राइस बढ़ रहे हैं उससे भी आप बच जाएं, आपको एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े। क्योंकि अभी जो प्राइस है आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन का CTET, UP टेट, स्टेट टेट के लिए वो 699,899 है। इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है रेफरल कोड प्रतीक्षा TET यूज़ करके। और DSSB, सुपर टेट, KBS, NBS, APS का जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो आप देख सकते हैं 3, 6, 12 और 24 मंथ्स के ड्यूरेशन में बटा है। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा रेफरल कोड प्रतीक्षा TET यूज़ करके। तो अगर आप सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने की अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करने के लिए तो आप जल्दी करें, क्योंकि जल्द ही दोनों के प्राइस बढ़ने वाले हैं। थैंक यू।
यदि Q बराबर मान लीजिए 1 कूलॉम है और T यानी कि 1 सेकेंड है, समय को हम सेकेंड से दर्शाते हैं और आवेश की मात्रा को हम कूलॉम में दर्शाते हैं, तो क्या होगा 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड, 1 को 1 से काटेंगे तो क्या आया हमारा आंसर 1 आएगा। तो 1 हम विद्युत धारा को किस में दर्शाते हैं, एम्पियर में, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा 1 एम्पियर। अर्थात यदि किसी चालक में 1 कूलॉम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली जो धारा होगी वो कितनी होगी, वो 1 एम्पियर होगी। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक डिस्क धारा और प्रत्यावर्ती धारा। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि को चलाने में शुष्क सेल, तो आप देखते होंगे कि जब भी आप टॉर्च चलाते हैं या कोई कैलकुलेटर चलाते हैं तो आप उसमें अलग से सेल डालते हैं। वो सेल किसी भी प्रकार के होते हैं, AA, AAA, ठीक है, बटन सेल। तो ये भी एक प्रकार की विद्युत धारा है। मिक्सी, हीटर, फ्रिज, पंखा आदि उपकरणों को चलाने में आप पावर स्टेशन, जो थर्मल पावर स्टेशन से जहाँ से हम बिजली प्राप्त करते हैं, उस बिजली से हम इन चीज़ों को चलाते हैं। तो टॉर्च सेल से जो प्राप्त धारा हो रही है उसको हम डिस्क धारा कहते हैं, जबकि जो पावर स्टेशन से हमें प्राप्त विद्युत धारा मिल रही है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो दो प्रकार की धाराएं हैं जो हमें सेल से प्राप्त होती है, बैटरी वगैरह से प्राप्त होती है, वो डिस्क धारा है जो हम टॉर्च में यूज़ करते हैं, जो हम कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, या फिर छोटे मोटे जो उपकरण होते हैं जिन्हें हम सेल का प्रयोग करके, चाहे वो टीवी का रिमोट ही क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें डिस्क धारा के द्वारा चलती हैं। और जो पावर स्टेशन से जितने भी फ्रिज हैं, AC हैं, जिनका प्लग हम सॉकेट में लगाते हैं, क्लियर, जिनसे हम थर्मल पावर स्टेशन से विद्युत प्राप्त कर रहे हैं, वह सारी प्रत्यावर्ती धारा होती हैं। विद्युत धारा के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला है विद्युत सेल और दूसरा है विद्युत जनित्र यानी कि विद्युत जनरेटर। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। तो आपने देखे होंगे जो सेल होता है उसमें एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ भरा होता है, तो वही रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए उसको विद्युत सेल कहते हैं। विद्युत सेल की रचना और कार्यविधि। विद्युत सेल में अलग अलग धातुओं की 2 छड़ें होती हैं जिन्हें विद्युताग्र या इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड किसी बर्तन में एक द्रव में डूबे रहते हैं। इस द्रव को वैद्युत अपघट्य कहते हैं और अलग अलग प्रकार के सेल के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड, वैद्युत अपघट्य व बर्तनों का उपयोग किया जाता है। जब 2 इलेक्ट्रोडों को किसी वैद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है तो एक इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर धन आवेश एकत्र होने लगता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, और जिस पर धनावेश संचित होता है उसे एनोड कहते हैं। जब इन इलेक्ट्रोडों को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तो उसमें आवेश प्रवाहित होने लगते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे तार में विद्युत धारा बहने लगती है। और जब तक वैद्युत अपघटन से आवेश इलेक्ट्रोडों को मिलते रहते हैं, तार में आवेशों का जो प्रवाह है वो होता रहता है और विद्युत धारा जो है वो प्राप्त होती रहती है। विद्युत सेल के प्रकार। विद्युत सेल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक सेल और दूसरा है द्वितीयक सेल, यानी कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? प्राइमरी सेल वे होते हैं उन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी कि ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं। एक बार खर्च हो जाने पर इनको दोबारा से रिचार्ज नहीं किया जा सकता। इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, यानी कि दोबारा से रिचार्जेबल नहीं होती हैं। लेखलांशीय सेल, डैनियल सेल, वोल्टेज सेल, शुष्क सेल, बटन सेल, ये सभी क्या हैं? प्राथमिक सेल हैं। जैसे आप देखोगे टॉर्च में जो आप सेल यूज़ करते हो, या छोटे छोटे जो बटन वाले सेल होते हैं वो एक बार डिस्चार्ज हो जाते हैं तो आप उन्हें फेंक देते हो, दोबारा से हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये सेल जो होते हैं ये प्राइमरी सेल होते हैं। ये जो रासायनिक क्रिया है उन्हें विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, रासायनिक चीज़ों को विद्युत में कन्वर्ट कर देते हैं। ये होते हैं प्राथमिक सेल। क्लियर? सेल को अगर आप तोड़ के देखोगे तो उसमें काले रंग का चूर्ण आपको दिखाई देगा, जिसे जो काले रंग का चूर्ण होता है उसे मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 कहते हैं।
कार्बन के चूर्ण का मिश्रण होता है। ये सफेद रंग का जो चूर्ण होता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है, जो सेल में जले पेस्ट के रूप में भरा जाता है। सेल का खुला ऊपरी सिरा चपड़े या पिच से बंद होता है। कार्बन की छड़ के ऊपर लगी पीतल की टोपी धनात्मक यानी कि ध्रुव तथा जस्ते से बनी होती है। ऋण ध्रुव का कार्य करती है। शुष्क सेल में प्रयुक्त रसायनों के बीच होने वाली क्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इस सेल से थोड़े समय के लिए विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। ये लंबे समय तक चलने वाले सेल नहीं होते हैं जो कि प्राइमरी सेल हैं, क्योंकि जैसे ही विद्युत धारा धीरे धीरे इनकी बैटरी लो होती जाएगी, धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे और इन्हें हम भार में फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्राइमरी सेल। अब आते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, जिन्हें आप रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे आपके घरों में इन्वर्टर होता है। ठीक है, इन्वर्टर में बैटरी लगी होती है, वो डिस्चार्ज होती है, लेकिन जैसे ही लाइट आती है तो वह पुनः रिचार्ज हो जाती है। तो ये जो सेल होता है जिसे हम बैटरी नाम दिया है, उसको हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसमें विद्युत ऊर्जा पहले रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी और फिर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस सेल का आवेशन कहते हैं। सेल का उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है और इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। चूंकि इस सेल को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं, इसीलिए इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। सीसा संचायक सेल तथा नीले सेल द्वितीयक सेल है और इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। तो इस तरह से सीसा संचायक सेल आपने देखा होगा, बैटरी में कई तरह के सेल लगे होते हैं। जो नॉर्मल प्राइमरी सेल होते हैं वो 1, 2 या 3 यूज होते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक उल्टे सीधे लगाए जाते हैं। एक सिरा धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। लेकिन जो बैटरीज होती हैं उसमें आप देखोगे कई सारी चीजें लगी होती हैं, वो सीसा संचायक सेल होते हैं, क्योंकि वो इन चीजों से जुड़े होते हैं। वो कई सारे सेल होते हैं जो कि सीसा से जुड़े होते हैं, इसीलिए इनको सीसा संचायक सेल कहते हैं। आपने देखा होगा टॉर्च या रेडियो में एक से अधिक सेल उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें एक सेल के धन सिरे को दूसरे सेल के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। इस प्रकार जब 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है तो इस संयोग को बैटरी कहते हैं। सीसा संचायक सेल को 2 या 2 से अधिक सेलों से जोड़कर तैयार किया जाता है। यही कारण है कि सीसा संचायक सेल की बोलचाल की जो भाषा है उसमें हम बैटरी कहते हैं। गाड़ी की बैटरी हो, स्कूटी की बैटरी हो, कार की बैटरी हो, इन्वर्टर की बैटरी हो, ये सभी सेकेंडरी सेल हैं। अब आते हैं जनरेटर पे, जनित्र पे। विवाह और अन्य समारोह में आपने देखा होगा कारखानों में विद्युत आपूर्ति ना होने की दशा में प्रकाश उत्पन्न करने, पंखा चलाने आदि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा जनरेटर द्वारा प्राप्त की जाती है। विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न क्षमता एवं आकृति के जनरेटर प्रयोग में लाए जाते हैं। जनरेटर चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। विद्युत पावर स्टेशनों में विद्युत उत्पादन हेतु बड़े आकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। पावर स्टेशनों पर जनरेटर को चलाने के लिए जल ऊर्जा और भाप ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विद्युत पावर स्टेशनों से घरों, दुकानों और कल कारखानों तक विद्युत धारा कैसे भेजी जाती है? तो विद्युत पावर स्टेशनों से उच्च वोल्टता पर एल्यूमीनियम के मोटे तारों द्वारा विद्युत धारा को दूरस्थ स्थित शहर, कस्बों अथवा ग्रामों के विद्युत वितरण सब स्टेशन पर भेजा जाता है। वहां से एल्यूमीनियम के तारों द्वारा ट्रांसफार्मर के माध्यम से 220/440 वोल्टता पर विद्युत धारा घरों, दुकानों और कारखानों के मेंस तक भेजते हैं। यह विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। आपने देखा होगा काफी बड़े बड़े तारों को देखा होगा। तो ये सारी चीजें तारों के माध्यम से, जो कि एल्यूमिनियम के तार होते हैं, वहां से भेजी जाती हैं, जो कि घरों तक पहुंचती हैं। कहाँ से? थर्मल पावर स्टेशनों से।
तो यहाँ प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। प्राथमिक सेल, इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, इसको पुनः आवेशित यानी कि रिचार्ज नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग घड़ी, टॉर्च, रिमोट, जो AA+, AAA+ या बटन सेल जो होते हैं वो सभी क्या है, प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा होगा पहले बहुत बड़े बड़े सेल चलते थे, बड़ी बड़ी टॉर्च में डलते थे, उन्हें शुष्क सेल कहते हैं। तो वो सभी क्या है, प्राथमिक सेल हैं। द्वितीयक सेल क्या है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, इनको पुनः आवेशित यानी कि रिचार्ज किया जा सकता है, चार्जेबल होते हैं ये। इसका उपयोग कार, ट्रक, इन्वर्टर आदि में होता है। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रतिरोध। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत सेल के दोनों ध्रुवों को संयोजक तार द्वारा किसी विद्युत परिपथ में जोड़ने पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। दोनों ध्रुव यानी कि एक ऋणात्मक और एक नकारात्मक। विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी अथवा आवेश प्रवाहित होने लगते हैं। विद्युत आवेशों को प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा विद्युत सेल से प्राप्त होती है। इस प्रकार संपूर्ण जो परिपथ है, बाह्य हो और आंतरिक हो, में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये कैसे निकलता है? सेल का विद्युत वाहक बल E सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा जूल में होती है और परिपथ में प्रवाहित आवेश कूलॉम में दर्शाया जाता है। इसका मात्रक जूल या कूलॉम या वोल्ट होता है। विद्युत सेल से विद्युत धारा ना लेने की दशा में सेल के ध्रुवों का विभवांतर अधिकतम होता है, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? विभवांतर, विद्युत सेल के दोनों ध्रुवों को संयोजक तार द्वारा जोड़ने पर चालक में विद्युत धारा सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रवाहित होने लगती है। आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा सेल द्वारा प्राप्त होती है। एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर कैसे निकलता है? व्यय ऊर्जा जो कि जूल में होगी और प्रवाहित आवेश हमेशा ध्यान रखिए कूलॉम में दर्शाया जाता है। तो विभवांतर का मात्रक जूल, कूलॉम या वोल्ट होता है। यदि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कूलॉम आवेश प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य जूल हो तो विभवांतर क्या होगा? W/Q। W बराबर 1 जूल, Q बराबर 1 कूलॉम तथा विभवांतर बराबर 1 जूल बटा 1 कूलॉम। तो आंसर क्या आएगा? 1 वोल्ट। यदि 1 कूलॉम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो चालक के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा? 1 वोल्ट होगा। क्लियर? अब आते हैं प्रतिरोध पर। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक इसके प्रवाह में रुकावट डालता है। चालक का वह गुण जिसके कारण उसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है चालक का प्रतिरोध यानी कि R कहलाता है और इसका मात्रक ओम है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरे के बीच के विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के अनुपात के बराबर होता है। तो विभवांतर अपॉन I यानी कि विद्युत धारा, और ये क्या है, क्या निकाल रहे हैं हम? प्रतिरोध निकाल रहे हैं। किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से चालक में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम होगा। विद्युत धारा के प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक का ताप बढ़ने लगता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को उपयोग करके अनेक उपयोगी उपकरण बनाए गए हैं, जैसे विद्युत प्रेस, बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत केतली, बाल सुखाने के लिए ड्रायर आदि। विद्युत बल्ब, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। सामान्य बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला तार लगा होता है जिसे तंतु कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला तार लगा होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। बल्ब से वायु निकालकर नाइट्रोजन ऑर्गन गैस भर देते हैं।
तो कौन सी बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। जब बल्ब में तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब तंतु गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है, फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न होता है और तंतु का गलनांक बहुत अधिक होने के कारण यह पिघलता नहीं है। क्लियर? ये सभी चीजें आपने देखी होंगी, बल्ब आपने देखे होंगे, बल्ब के अंदर एक तंतु भी देखा होगा जिसे फिलामेंट कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अमीटर वोल्टमीटर की कार्य प्रणाली विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट है रासायनिक प्रभाव। कुछ द्रव जैसे नमक का घोल, अम्ल और क्षार का जलीय विलयन आदि में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे विघटित हो जाते हैं और उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। इसका उपयोग अनेक कार्य जैसे विद्युत लेपन, धातुओं के निष्कर्षण और शोधन आदि में किया जाता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण वोल्टामीटर कहलाता है। विद्युत परिपथ, उसके अवयव और उनके प्रतीक। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों और यंत्रों का एक बंद संयोजन है। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्य में करने में किया जाता है। तो यहाँ पर तालिका दी हुई है, ये क्लियर नहीं है, इसको अलग से टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थ यहाँ क्रियाकलाप है। प्लास्टिक से बनी वस्तु में विद्युत का प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए परिपथ पूरा नहीं हो पाता और बल्ब नहीं जलता है। तो यहाँ पर कुछ बात बताई गई है। तो धातुओं से बनी वस्तु में विद्युत का प्रभाव होता है और प्लास्टिक से बनी वस्तु में विद्युत का प्रभाव नहीं होता। तो जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उन वस्तुओं को विद्युत चालक तथा जिन वस्तुओं में विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। विद्युत चालक कौन कौन से हैं? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ग्रेफाइट, पारा आदि। और विद्युत रोधी हैं रबर, प्लास्टिक, सूखा कपड़ा, लकड़ी, कांच आदि, ये विद्युत रोधी हैं। तो सुचालक, कुचालक ये भी आपने पढ़े होंगे। विद्युत घंटी में एक लोह क्रोड होता है जिस पर धारा प्रवाहित धातु के तार की कुंडली लिपटी होती है। यह एक विद्युत चुंबक की भांति कार्य करता है। एक आर्मेचर जिसके एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा होता है विद्युत चुंबक के निकट इसके ध्रुवों के सामने रखा जाता है। जब कुंडली से धारा प्रवाहित होती है तो यह एक विद्युत चुंबक बन जाती है तथा लोहे के बने आर्मेचर को अपनी ओर आकर्षित करती है। फलस्वरूप आर्मेचर चुंबक की ओर आकर्षित होता है और इस प्रक्रम में आर्मेचर के सिरे पर लगा हथौड़ा घंटी से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये विद्युत घंटी है। तो ये जो युक्ति है आगे पीछे होने की हथौड़े के, तो इस युक्ति को अंतरायित कहते हैं। घंटी के आर्मेचर का डिजाइन इस प्रकार बनाया जाता है कि विद्युत चुंबक की कुंडली में विद्युत धारा इसके चलायमान सिरे के पास लगे संपर्क से होकर प्रवाहित हो। इसके बाद घरेलू विद्युत उपकरणों में के प्रयोग में सावधानी, ये आप जानते हैं कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए। घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाए जाने चाहिए। विद्युत उपकरण मानक स्तर ISI के ही प्रयोग में लाए जाने चाहिए। तो किसी प्रकार के खतरे की आशंका होने पर सर्वप्रथम मेंस का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। एमीटर क्या होता है? अमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है लाइन। विद्युत परिपथ में अमीटर को संकेत में इस तरह से एमीटर प्लस और माइनस, तो इसका जो एमीटर होता है इसमें प्रवाह इस तरह से ही होता है सीधे। तो इस तरह से प्लस
एमीटर और माइनस नेगेटिव चिन्ह से व्यक्त करते हैं। एमीटर के धन सिरे को सेल अथवा बैटरी के धन ध्रुव से तथा ऋण सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। इससे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो आपने देखा होगा जो झालर होती हैं, यहाँ बल्ब लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह का जो प्रयोग है वो अमीटर के माध्यम से होता है। और वोल्टामीटर में एक के ऊपर एक जो होते हैं वो वोल्टामीटर में। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्टामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो अमीटर आप देख सकते हो किस तरह का होता है और वोल्टामीटर इस तरह का होता है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का संकेत पॉजिटिव वोल्टा नेगेटिव व्यक्त करते हैं। विद्युत परिपथ में जिन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना होता है, वोल्टमीटर को उन बिंदुओं के मध्य समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर एंड होता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली हो, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो और किस चीज़ का मात्रक क्या है ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा, विभवांतर, आवेश या विद्युत ऊर्जा। तो ये बिल्कुल हमने अभी पढ़ा है अमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो एक बार और देख लेते हैं अमीटर। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मापन होता है वो अमीटर के द्वारा होता है। तो ऑप्शन जो 1 है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 1 अमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी कि चार्ज किया जा सकता है। तो शुष्क सेल, डैनियल सेल, वोल्टेज सेल या सीसा संचायक सेल। तो सीसा संचायक सेल जो कि इन्वर्टर की बैटरी, कार की बैटरी, ट्रक की बैटरी में डलते हैं उन्हें हम सीसा संचायक सेल कहते हैं। ये सेकेंडरी सेल होते हैं जिन्हें दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है, कूलॉम, एम्पियर, सेकंड या वोल्ट। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ये जो जिगजैग है किसका प्रतीक है, प्रतिरोध का, सेल का, वोल्टमीटर का या अमीटर का। तो ये है प्रतिरोध का। ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। तो इसी के साथ एक और प्रश्न हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। I = Q × T, तो ये गलत है। Q/T ये सही है। तो हमने कहा था I और Q आवेश है, तो आवेश बटा समय क्या निकल के आएगा, एम्पियर निकल के आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो बताया था 1 कूलॉम में कितना समय में जाता है, 1 सेकंड में जाता है। तो वो क्या निकल के आया था, हमारा 1 एम्पियर निकल के आया था। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है कमेंट में लिख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।